जैसे किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही सी लैंग्वेज में आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो इस कंप्लीट वीडियो सेशन में मैं बात करूंगा सी लैंग्वेज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में, उनकी प्रेसिडेंस के बारे में और एसोसिएटिविटी रूल के बारे में। तो एक एक करके विस्तार से सारी चीजें समझते हैं कि कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्या प्रेसिडेंस होती है, क्या प्रायोरिटी होती है और क्या एसोसिएटिविटी रूल वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी जाएगी, सारी चीजें इसमें ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले ऑपरेटर, आप सिंपल समझ गए कि ऑपरेटर से सर मतलब क्या है। ऑपरेटर से सिंपल मतलब यह है कि आपको यदि कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन वेरिएबल्स पे कराना है या डेटा पे कराना है तो आपको ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं यदि कोई स्टेटमेंट लिखता हूं 5+2, तो इसको मैं बोलता हूं ऑपरेंड। ठीक है, यानी कि जिन पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वह है ऑपरेंड, और ये है मेरा ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर यानी कि मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा या कुछ और करूंगा। ठीक है, तो जनरली देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज है, असाइनमेंट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल, स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, एक एक करके समझेंगे और साथ ही समझेंगे उनकी प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी। ठीक है, सबसे पहले आपके होते हैं सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का काम होता है जो भी आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप करते हो, जैसे आप गणित में करते हैं प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर पे होते हैं। जैसे एडिशन के लिए आप प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। और एक होता है सी लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक, मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है, ये बेसिकली आपका रिमाइंडर बताता है। जैसे यदि आपने कहीं लिखा 5 मॉडुलस 2, यानी कि जब आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका शेषफल बचेगा, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, वो यहाँ पे प्रिंट करता है। यानी कि प्रिंट क्या करेगा, 1। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 7, ठीक है, मॉडुलस 3, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1। ठीक, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। देखो, यदि एक क्वेश्चन मेरा ये यहां से ये बनता है, मान के चलिए यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक एक्सप्रेशन है 10+5 × 2, ठीक है, तो यदि ये मेरा एक्सप्रेशन है और मैं कह रहा हूं कि इसको आप सॉल्व करो, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे करने 10+5 15 × 2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 30। एक ये है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डिवीजन करें, वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो बन जाएगा 10, तो ऐसे ही रहेगा, और ये जुड़ के मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट इज योर 20। ठीक, आपने ऐसे क्यों करा, जैसे आप याद करो कि सी में आप बोर्ड मास ऑपरेशन फॉलो करते थे, वही चीज यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंस। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर, प्रेसिडेंस आपको यही बताता है कि कौन सा ऑपरेटर आपका पहले ऑपरेट होगा और कौन सा आपका बाद में। ठीक है, जब आपके पास जैसे ये एक्सप्रेशन था तो कौन सा एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट होगा और कौन सा एक्सप्रेशन बाद में इवैल्यूएट होगा। ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंस के हिसाब से आप पता लगाते हो। ठीक है, क्लियर है बात, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे आप देखिएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो है यदि किसी भी एक्सप्रेशन में दे रखे हैं तो वो पहले ऑपरेट होंगे। ठीक है, फिर मॉडुलस ऑपरेट होगा, फिर आपका एडिशन ऑपरेट होगा, फिर आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेट होगा। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन सर ये निकल के आया, यहाँ पे एक चीज ये समझ में आई कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन इनसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी यदि आपके पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है तो आप उसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। बट सर थिंग इज दैट कि यदि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, मान लीजिए 10/2 × 5, अब आप देखो, आपने सर ये कहा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो आपकी प्रेसिडेंस है, प्रायोरिटी है, वो ज्यादा है। और यदि मेरे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें दोनों ऐसे ही ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखो, यदि मैं इसमें पहले इवेल्युएट करता हूँ डिवीजन वाले पार्ट को तो क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25। ठीक, यदि मैं इसमें इवेल्युएट करता हूँ पहले मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को तो क्या हो जाएगा 10/10 यानी कि 1। तो सर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, दो आंसर आ गए, अब मैं किसको सही मानूं।
तो इसलिए हमारा इस केस को, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व आउट करने के लिए बात आती है एसोसिएटिविटी की। ठीक है, जिसमें मैं बात कर रहा था वो आती है एसोसिएटिविटी की बात यहाँ पे। ठीक, जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट से मतलब क्या है कि जो पहले लेफ्ट में होगा वो पहले इवेल्युएट होगा और राइट वाला जो इवेल्युएट होगा वो बाद में होगा। ठीक है, अधिकतर जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट में ही होते हैं। ठीक है, जहां पे राइट टू लेफ्ट होगी वो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन था 10/2 इंटू 5, आपको ये पता है कि इनकी जो प्रायोरिटी है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन की सेम है, तो मैं पहले किसको एवेल्युएट करूंगा, मैं लेफ्ट से जाऊंगा, यानी कि इधर से जाऊंगा, लेफ्ट से शुरू करूंगा। तो 10/2 5 इंटू 5, यानी कि आंसर जो करेक्ट आएगा दैट इज 25। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इन केस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यू हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। इट सिंपली मीन्स दैट कि यदि ऑपरेटर आपके सेम एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के आएंगे तो आप लेफ्ट टू राइट उन्हें इवेल्युएट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 10 - 3 + 2, एक और एग्जांपल देखिए, तो आप यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ही इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल इसलिए रहेगा क्योंकि आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम प्रायोरिटी के हैं। तो 10 - 3 7 + 2, यानी कि आंसर आएगा आपका 9। आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि 10 - 1। ठीक है, वो बात अलग है कि आंसर सेम ही आ रहा है, बट एसोसिएटिविटी रूल आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी कि प्रेसिडेंस है प्रायोरिटी, किस एक्सप्रेशन में किसको पहले इवेल्युएट करूं। ठीक है, और एसोसिएटिविटी है कि यदि एक ही प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स है तो कहां से शुरू करूंगा। तो जनरली जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आप लेफ्ट टू राइट में शुरू करेंगे। ठीक है, जहां पे भी राइट टू लेफ्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बस आप अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में याद रखिएगा एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ बना के दिखाया गया है जस्ट टू एक्सप्रेस की भाई ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज किया। हेडर फाइल्स आ गई, यहाँ पे मेन आ गया, आपने दो वेरिएबल लिए x y और रिजल्ट, आपने यूजर से दो इनपुट कराए। ठीक है, वैल्यू x और y के फॉर्म में। ठीक है, x और y के फॉर्म में आपने वैल्यू इनपुट कराई, स्कैनअप करवाया। ठीक, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो भी आप एंटर करोगे। ठीक है, प्रिंट एफ, ये मैंने पूरा आपको लास्ट वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ में आप कैसे फॉर्मेटिंग करते हो और कैसे एडवांस लेवल तक की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो आपने नहीं देखा तो आप देखिएगा। स्कैन एफ को कैसे लिखते हैं वो सब मैंने बताया था। ठीक है, स्कैन एफ क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई स्टोर कराया। ठीक है, फिर x + y, उसका रिजल्ट स्टोर इज %d, रिजल्ट स्टोर करा दिया रिजल्ट में। ठीक है, ऐसी सब्ट्रैक्शन का हुआ, रिजल्ट इसका हुआ। ठीक है, जो काम की बात है सारे ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लगाए। ठीक है, आप रन करके देखिएगा। जो काम की बात है वो ये है कि यदि मुझे मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना है तो मैं डबल बार % लिखूंगा। ठीक है, अब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई परसेंटेज एक बार लिख दिया, तो आपने क्या करना है, डबल बार यूज करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट करना पड़ेगा ना, जैसे आप x + y प्रिंट कर रहे हो तो ऐसे ही आप दो बार लिखोगे तो एक बार तो वो ले ही लेगा, तो एक बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 17 mod 5 in C। तो आप समझ गए होंगे कि मोड ऑपरेटर का साथ सिंपल काम क्या था कि जो भी आपका रिमाइंडर बचे वो आपको देगा। तो 17/5 आप यदि करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 2, ऑप्शन है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरे टाइप के ऑपरेटर पे बात करते हैं जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का मुख्य काम कब होता है, जब आप किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करा रहे हैं। ठीक है, अभी किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच में या ज्यादा वैल्यूज के बीच में आप यदि कंपैरिजन करा रहे हैं तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेसिकली कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, यदि वैल्यू मेरी ट्रू है तो ये मुझे 1 रिटर्न करेगा, यदि वैल्यू मेरी फॉल्स है तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा। 1 ट्रू पे और फॉल्स। ठीक है जी, तो आपकी यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है और क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो ऑपरेटर्स की बात करिए, ये देखिए डबल इक्वल्स टू यहाँ लिखा हुआ है।
ठीक है, ये इक्वल्स टू हो गया, ये नॉट इक्वल्स टू इसका मतलब कि वैल्यू बराबर नहीं है, ग्रेटर देन मैथमेटिकल वाले ही हैं जो आप पढ़े हैं, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स आपको यहाँ दे दिए। ठीक, एक जो काम की बात यहाँ पे समझने की है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यदि एक इक्वल्स टू है और दो इक्वल्स टू है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन आप कर सकते हो, गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे यदि मैं लिखता हूँ x बराबर 5, तो इसका मतलब क्या है कि 5 की वैल्यू किसको दे दी, x को दे दी। लेकिन ये जो है, ये डबल दो बार यदि इक्वल्स टू आ गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, यानी कि ये किस लिए यूज हो रहा है, ये आपका कंपैरिजन करने के लिए यूज हो रहा है। आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, दो, इसका मतलब ये नहीं है कि दो चीजें बराबर हैं, ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर द कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जब भी आप कंपैरिजन वाली वैल्यू बात करते हैं कि बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, ठीक है, इक्वल्स टू है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, बड़ा है या बराबर भी है, इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके के सिंबल जो भी आप यूज करते हो, दैट ऑल फॉल्स अंडर द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक, आइए कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, देखो, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज आप डायरेक्ट असाइनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट कोई वैल्यू आपको कोई प्रिंट करानी है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, हेडर फाइल मेन ए में स्टोर कराया 10, बी में स्टोर कराया 5। ठीक है, फिर प्रिंट, डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, प्रिंट के साथ ही वो आपको आउटपुट दे देगा, यानी कि डायरेक्ट आप असाइनमेंट कर रहे हो। कह रहा है इज ए ग्रेटर देन बी, ये देखो, ये तो आपका टेक्स्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, परसेंट डी ए बराबर बी। अब यहाँ पे देखो, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर यूज है कि ए यदि बी से बड़ा है, तो ये वैल्यू प्रिंट करा देगा, वो ए उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 10 क्या 5 से बड़ा है, आपने देखा कंडीशन चेक होगी, कंपाइलर चेक करेगा, बोलेगा ठीक है जी, हाँ जी बड़ा है, तो आपको आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कंडीशन कभी भी आपकी ट्रू होगी तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, यदि कंडीशन आपकी कभी भी फॉल्स होगी तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आपसे फिर कहा इज ए इक्वल्स टू बी, परसेंट डी ए बराबर बी, यानी कि ये देखो, ये दो इक्वल्स टू आए हैं, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कोई वो नहीं है असाइनमेंट ऑपरेटर है कि बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। ये आपका, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, बोलेगा नहीं है, इक्वल्स नहीं है, तो इसलिए फॉल्स है कंडीशन, तो फॉल्स होने की वजह से आपको क्या दे दिया, 0 दे देंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन बिटवीन द कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जो डबल इक्वल्स टू से है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो सिंगल इक्वल्स टू से है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक, एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे हेडर फाइल होगी, मैंने ए में स्टोर कराया 15, बी में स्टोर कराया 25। ठीक है, तो अब ये आपसे क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि इंट मैक्स, मैक्स में वैल्यू आ जाए कौन सी, a इंटू ए इज ग्रेटर देन बी प्लस बी इंटू ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये क्या है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, मैथ वाला ही यहाँ पे रूल होता है कि प्रायोरिटी जो है ब्रैकेट वालों की सबसे ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं पूरी प्रायोरिटी बताऊंगा, पूरी आपको टेबल दिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब कहीं भी किसी एक्सप्रेशन में यदि ब्रैकेट्स आ गए हैं, कोष्टक आ गए हैं, तो उनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहले हल करेगा। पहले ये देखिए, क्या ए बी से बड़ा है, सही हुआ तो ए बराबर बी। ठीक है, अभी देखो ए की वैल्यू कितनी है, 15 बराबर इक्वल्स टू 25। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, रिलेशन ऑपरेटर है, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, यहाँ देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, क्या 15 25 से बड़ा है, क्या 15 25 से बड़ा है, ठीक है, नहीं है जी, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, देखो यहाँ पे माफ कीजिएगा, करेक्शन है, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो 15 बड़ा है ना, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये 0, ए की वैल्यू कितनी थी 15 और बी की वैल्यू कितनी थी 25। ठीक है, इनटू, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 25, तो इसलिए आपका आउटपुट क्या आ गया 25। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर का यूज आप ध्यान दिया आपने कि कंपैरिजन के लिए केस में आप यूज करेंगे, और यदि आपकी वैल्यू सही है, करेक्ट है, तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, है तो 1 मिलेगा, यदि फॉल्स है, गलत है, तो या फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं।
देखो एक सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा जिसमें मैं इवन और ऑड चेक करूंगा विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, मेन बनाया, नंबर वैल्यू स्टोर कराई, वेरिएबल बनाया 8। ठीक है, अब देखो मैंने इवन है, एक और वेरिएबल बनाया इज इवन, इंट इज इवन इज इक्वल टू नंबर परसेंट टू इक्वल टू 0, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया। तो ये कह रहा है 8% टू, यदि ये आपको कंपैरिजन करा रहा है, ये वैल्यू कंपैरिजन करा रही है। तो जब आप मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको मिलता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मिलेगा यहाँ 0। तो ये इसके बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है। तो ये बराबर है तो इसका मतलब ये ट्रू है, यानी कि ट्रू है तो सही होने पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ट्रू होने पे क्या आ जाएगा, 1 आउटपुट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़िए। तो अभी हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने अर्थमेटिक, दूसरा पढ़ा रिलेशनल, और तीसरा अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आप कब यूज करते हैं, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना है तब आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस, अधिक शर्तों को आपको जब कंबाइन करना है तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यदि वही सेम तरीके से यदि आपकी वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट मिलेगा 1, यदि आपकी वैल्यू फॉल्स है, गलत है, तो आउटपुट मिलेगा 0। अब लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी 3 है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये इनके सिंबल हैं, डब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, लॉजिकल एंड तब होगा यदि दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं। ठीक है, if both operands are true then ये लॉजिकल एंड होगा। और लॉजिकल और कब होगा, इफ एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू, उनमें दो में से कोई भी यदि एक ट्रू है तो ये हो जाएगा। और लॉजिकल नॉट क्या होगा, लॉजिकल नॉट का मतलब ये है कि यदि आपका आंसर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, 1 है तो ट्रू, 2 है तो 1। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में हमने देखा कि यदि हमारी उम्र 18 से बड़ी है, ठीक है, तो ये हमें कंडीशन जज कराने के लिए कि हमारे पास लाइसेंस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि अभी हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ा है, कंट्रोल फ्लो नहीं समझा, बट आप समझने की कोशिश करिएगा स्टिल, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आगे हम उस पर फेल्स को पूरा बात करेंगे, क्योंकि ये देखो पहले पढ़ना, ऑपरेटर्स को पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप फेल्स या नेस्टेड लूप्स वगैरह आगे चल के जाएंगे तो आपको ऑपरेटर्स का पूरा प्लानिंग पूरे समझ होनी चाहिए ताकि आप उनको इम्प्लीमेंटेशन कर सकें अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हेडर फाइल आ गई, मेन आ गया, मैंने दो वेरिएबल बनाए इंट एज और हैज लाइसेंस में एक वैल्यू डाल दी 1। आपसे कहा कि आप एंटर करिए एज को, स्कैन करा दिया %, एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, अक्सर हम ये गलतियां करते हैं कि एम्बरसेंट बोल देते हैं, बट ये है क्या, एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, अब ये कंडीशन इफ स्टेटमेंट के अंदर दे दी। देखो इफ स्टेटमेंट होता है जब आप मल्टीपल कंडीशन दे रहे होते हैं तो यूज होता है। यदि एज आपका बड़ा है और इक्वल है 18 से और आपके पास हैज लाइसेंस है तो इसका मतलब है कि आप ड्राइविंग करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब ये एम्बरसेंट यहाँ आया ना, दोनों लॉजिकल एंड आया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। बहुत कंडीशन ट्रू होगी तब ये प्रिंट करेगा, तब ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। यदि आप यहाँ पे आपने लगाया लॉजिकल और, यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, एटलीस्ट एक भी कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ये अंदर इसके अंदर ब्लॉक में जाएगा। जैसे एज 18 से ज्यादा है, ठीक है, लाइसेंस नहीं है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, कैन नॉट ड्राइव लीगली। ठीक है, मान लीजिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है, तो भी ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे देखिए, एक और छोटा सा एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यदि वहां समझ में नहीं आया। मैंने x की वैल्यू स्टोर कराई 5, x में 5 स्टोर कराया, y में 10 स्टोर कराया, x बड़ा है 0 से, लॉजिकल एंड लगाया, y बड़ा है 0 से। क्या x 0 से बड़ा है, बताओ? बिल्कुल है जी। ठीक है, 5 0 से बड़ा है। क्या y 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। लॉजिकल एंड के केस में क्या था कि दोनों ही ऑपरेंड्स आपके क्या होने चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाके प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो एंड ऑपरेटर जाएगा, तो ये दोनों कर देगा कि बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। ठीक, और के केस में क्या है कि कोई भी एक ट्रू हो गया तो अंदर चला जाएगा। x 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी। y 0 से
y 0 से छोटा है, ठीक है, हाँ जी छोटा है। ये एक कंडीशन फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन एक कंडीशन ट्रू होने ही हमारी लॉजिकल और की शर्त थी, तो इसलिए अंदर चला जाएगा, पूछ देगा एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक, अब देखो यह है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है? लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि यदि सही है तो उसको गलत कर दो, यानी कि 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, ठीक है। कंडीशन है x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, कंपेरिजन के लिए ये 5 क्या 10 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन बाहर क्या लग रहा है लॉजिकल एंड, तो ये 0 को क्या बना देगा 1 बना देगा, ठीक है। आप अंदर चले जाएंगे, x इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक, क्लियर है बात। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, इनका यूज आप करेंगे। आगे देखिए, आगे हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को जब आपको वैल्यू असाइन करनी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो, ठीक है। एक तो वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई सिंपल हमने वैल्यू असाइन कर दी कि x बराबर 5, a बराबर 3, तो सिंपली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सिंपल असाइनमेंट जिसे हम कहते हैं। एक होता है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट में क्या होता है कि हम ये दो चीजों को एक साथ ले लेते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉड्यूलस एंड असाइन, ठीक है, और बिटवाइज कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यदि दिया ए में मैंने स्टोर कराया 10, बी में स्टोर कराया 5, और मैंने कहा ए बी की वैल्यू ए में साइन कर दी, कंपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा सिंपल एक इक्वल टू लगाने से कंपेयर नहीं होता है, दो इक्वल टू लेंगे तब ये रिलेशनल ऑपरेटर बन जाएगा और तब ये कंपेयर होगा। ए बराबर बी, ठीक है, तो बी यानी कि ए के अंदर क्या आ जाएगी, ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब ये है, तो ए कितना बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा, ठीक। अब ये देखो ये कंपाउंड असाइनमेंट क्या है, यदि कहीं भी लिखा है ए प्लस बराबर 3, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ए जो है ए प्लस 3 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है a इंटू बराबर 3, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका मतलब है a जो है a इंटू 2 है, ठीक। यहां लिखा है a माइनस इंटू 4, तो इसका मतलब क्या है a जो है a माइनस 4 है। यहां लिखा है a डिवाइड बराबर 3, यानी कि इसका मतलब क्या है a जो है a बटा 3 है, ठीक। तो ये होता है हमारी कंपाउंड असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का मुख्य काम ये है कि आप किसी को वैल्यू असाइन कर रहे हो, एक तो सिंपल तरीके से असाइन कर दिया आपने इक्वल्स टू लगा के, एक कंपाउंड असाइन कर दिया, ठीक है। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए बिटवाइज ऑपरेटर इन सी, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, ये बेसिकली वो ऑपरेटर्स हैं जो आपके डेटा पे सीधे बाइनरी लेवल पे 0 और 1 पे काम करते हैं, ठीक है। जनरली 0 और 1 पे काम करते हैं, याद रखिएगा मुख्यतः 0 और 1 पे काम करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जो भी नंबर आप इन्हें देते हैं प्रोसेस के दौरान, तो उस नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद बिट बाय बिट गणना करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी नंबर यदि आप इन्हें दोगे बिट वाइज ऑपरेटर को, तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बिहाफ पे बिट बाय बिट वो कैलकुलेशन और उस हिसाब चीज अपना करेंगे, ठीक है। तो जनरली एम्बेडेड सिस्टम्स के केसेस में, डेटा कंप्रेशन के केस में, या क्रिप्टोग्राफी के केस में, नेटवर्किंग के केस में हम जनरली एक क्रूशियल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में इसका लेस जनरल एप्लीकेशंस में होता है, लेस कॉमन है, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से? बिटवाइज, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज और है, बिटवाइज नॉट है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, और बिटवाइज राइट शिफ्ट है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। बिटवाइज एंड का मतलब क्या है, जहां समझते चलिएगा। बिटवाइज एंड का मतलब यह है कि यदि दोनों बिट्स सेम है तो आउटपुट आपका आएगा 1, ठीक है। बिटवाइज और का मतलब क्या है? बिटवाइज और का मतलब है यदि कोई भी बिट सेम है, ठीक है, कोई भी बिट एक है, मतलब सेम का मतलब एक है, तो आउटपुट आएगा आपका 1, ठीक है। बिटवाइज और का मतलब क्या है? दोनों बिट्स यदि डिफरेंट है तो आउटपुट आएगा आपका 1। बिटवाइज नॉट का मतलब क्या है? यानी कि इसका मतलब वही है कि 0 को तो बना देगा 1 और 1 को बना देगा ये 0, ठीक। लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, बिट को ये बाई और खिसका देगा, लेफ्ट साइड से खिसका देगा।
और बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये बिट को क्या खिसका देगा, राइट साइड खिसका देगा। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, उससे समझ में आएगा। जैसे मैंने एक वैल्यू ली, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, तो बिट वाइज ऑपरेटर डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू पे काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले आपकी डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, 0 और 1 में, उसके बाद आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, आई होप कि बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे 5 है तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा उसे यहाँ लिखते चलिए, एक रिमाइंडर आया, 2 से फिर ये गया 1 बार, रिमाइंडर कितना आया, 0 बार। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको नीचे की ओर से लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे से बार लिखेंगे तो ए की जो बाइनरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 1 0 1। ठीक है, और बी की बाइनरी वैल्यू कितनी होगी, इसकी बाइनरी वैल्यू होगी आपकी 0 0 1 1, करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आइए, यदि मैं बात करूं बिटवाइज एंड की, तो आपने दोनों वैल्यू लिया 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, एंड के केस में मैंने क्या कहा था कि कहीं पे भी एक हुआ, एक आ जाएगा, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0। ठीक, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1। ठीक, ये था बिटवाइज एंड। बिटवाइज और के केस में क्या था, जैसे इन्हीं को ले लो, ए की वैल्यू कितनी थी, पहले इसको कन्वर्ट करेगा आपके बाइनरी में 0 1 0 1, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 0 1 1। ठीक है, अब आप देखिए 1, एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, और के केस में क्या है, एक भी 1 हुआ तो 1 हो जाएगा, तो बन गया 0 1 1 1। अब इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो डेसिमल में 0 1 1 की वैल्यू होती है 7। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, वैसे बीइंग एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बिट पढ़ा भी होगा आपने जो। ठीक है, जैसे क्या था, ए की वैल्यू कितनी थी, 0 1 0 1, और ये क्या था 0 0 1 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेम है तो 0, बाकी 1 1 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6। ओके, आगे देखिए, एक था आपका लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट के केस में आपको मैंने बताया कि इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास, जैसे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, 5 का मतलब क्या है कि 0 1 0 1। ठीक है, बाइनरी में इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 0 1, और लास्ट में 0 लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 1 0, इसको क्या बोलेंगे आप, 10 बोलेंगे। ठीक है, या फिर हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट शिफ्ट के केस में आप एक शॉर्टकट याद रखिएगा कि आप x जैसे a इंटू 2 टू पावर n कर दीजिए। a क्या था आपका, 5 इंटू 2, एक बार यदि बिट शिफ्ट करनी है, n का मतलब क्या है, कितनी बार आपको बिट शिफ्ट करनी है, एक बार करनी है तो उसकी पावर आ जाएगी 1, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यदि आपके पास है राइट शिफ्ट, ठीक, तो राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा, आपको बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट करना है। a की वैल्यू कितनी थी, 0 1 0 1, अब मुझे इसको राइट शिफ्ट करना है, तो जब मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 1 0। ठीक है, क्लियर है। जब राइट शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का हो तो इसका शॉर्टकट आप ये याद रखिएगा, जो भी वैल्यू है उसको 2 टू पावर n से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5/2 टू पावर 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 2। ठीक है, जितनी बार कंप्लीटेड डिवाइड हो। तो ये चीजें हैं जी, ध्यान में आए बात समझ में। तो इस तरीके से आप बिटवाइज ऑपरेटर कर सकते हो, हालांकि ऑल दो आपके सी प्रोग्रामिंग में इसका बहुत ही लेस और ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे आगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। ठीक, ये जैसे आप लूप में, फंक्शंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए ताकि आपको इनका ऑपरेशंस के बारे में पता लगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है, एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स तो वो हैं जिसमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़े आपको, जैसे a प्लस बी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स में आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे a प्लस 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 a, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से एक टाइप है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डॉट वाइज ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, एक्सिस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो बहुत सारे हैं। लेकिन अभी जो हम वर्तमान में पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये आपकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं या 1 से डिक्रीज करते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स ऑपरेटर, एक होता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। प्रीफिक्स के केस में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले आ जाता है, जैसे प्लस प्लस वेरिएबल,
या फिर माइनस माइनस वेरिएबल। और पोस्ट फिक्स के केस में क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर है वो वेरिएबल के बाद में आता है, जैसे वेरिएबल प्लस प्लस या फिर वेरिएबल माइनस माइनस। ठीक है, अब इनकी दोनों की जो कार्यशैली है, दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों का जो ऑपरेशन करने का वो है, वो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है, जैसे इसमें क्या है, प्लस प्लस वेरिएबल। ठीक है, यानी कि आप ये देखो पहले ऑपरेटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले वैल्यू को चेंज करेगा फिर उसको यूज करेगा। पहले वैल्यू चेंज होगी देन इट विल बी यूज्ड। इस केस में क्या है, वेरिएबल प्लस प्लस, यानी कि पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी और फिर वो बाद में चेंज होगी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ये है, जहाँ पे भी आपको प्लस प्लस वेरिएबल मिलेगी यानी कि पहले वैल्यू को चेंज करिए देन उसको यूज करिए। ठीक है, ऑपरेशन अकर्स बिफोर द वैल्यू इज यूज्ड। ठीक, और कहीं भी यदि मिले वेरिएबल प्लस प्लस तो पहले यूज करो फिर चेंज करो, यानी कि ऑपरेशन अकर्स आफ्टर द वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस है। इसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखो कि कैसे एग्जाम्पल्स में आप डील कर पाओगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपने x की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू होगी 5। ठीक है, अब फिर आप कह रहे हो कि x प्लस प्लस इज परसेंट डी एक्स प्लस प्लस, यानी कि आप प्रिंट करा रहे हो x प्लस प्लस की वैल्यू। तो जब ये लिखा है x प्लस प्लस, तो मैंने आपको बताया था कि ये है आपका पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, यानी कि पहले वैल्यू को यूज करो क्योंकि वेरिएबल पहले और फिर इस्तेमाल करो। तो पहले वैल्यू x की वैल्यू कितनी जाएगी, 5। तो 5 पहले क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, फिर वो बढ़ेगी, फिर वो इंक्रीज होकर 6 होगी, यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा, 5। ठीक है, अब जैसे ही इस स्टेटमेंट से अगले स्टेटमेंट में जाएगा उससे पहले ये कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू अब आप कितनी हो जाएगी, पहले आपने 5 प्रिंट कर दी, जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप गए तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब अगले स्टेटमेंट पे जाने के बाद प्रिंट एफ प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स का मतलब कि क्या है कि वैल्यू पहले आप इंक्रीज करो क्योंकि प्रीफिक्स ऑपरेटर पे पहले इंक्रीज होगी देन वो यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 मिली, 6 पहले इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 7, 7 फिर प्रिंट होगी, यानी आउटपुट कितना आ जाएगा इसका, 7। ठीक है, अब आपकी वैल्यू 7 होगी एक्स की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब आप जाओगे एक्स माइनस माइनस, ठीक है, तो एक्स माइनस माइनस है यानी कि वेरिएबल पहले आ रहा है। ठीक है, पोस्ट फिक्स है तो पहले वैल्यू यूज हो जाएगी 7, बाद में प्रिंट होगी। ठीक है, तो पहले 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7। ठीक है, पहले यहाँ पे इसका जो आउटपुट हो जाएगा कितना आ जाएगा, 7। उसके बाद वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी आपकी, 6। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनपुट के तौर पे 6। यहाँ पे 6 मिला, फिर ये है माइनस माइनस एक्स। माइनस माइनस एक्स का मतलब क्या है कि पहले प्रीफिक्स ऑपरेटर है, पहले आपका क्या करना है, आपने डिक्रीज करना है फिर यूज करना है। तो पहले घट के कितनी हो जाएगी, 5, फिर ये प्रिंट होगी, तो आउटपुट फाइनली कितना आ जाएगा आपका, 5। ठीक है, तो ऑपरेशन की कार्यशैली दोनों के अलग है। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के केस में यही डिफरेंस है कि पहले आपको चेंज करनी है फिर यूज करनी है प्रीफिक्स में, और पोस्ट फिक्स में पहले यूज करनी है और फिर चेंज करनी है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे आपसे इसमें कहा कि x की वैल्यू 8 है। ठीक है, x की वैल्यू 8 है और y है आपका x प्लस प्लस। तो ये कह रहा है कि पूरी एग्जीक्यूशन होने के बाद मान लो इसने कोई ऑपरेशन कराया प्रिंटफ का, उसके बाद क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू 8 पहले किस में जाएगी, y में। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। फिर x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जब आप प्रिंट पे जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9। तो x 9 होगा और y कितना होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले आपने असाइनमेंट करा, यानी कि पहले आपकी जो जैसे स्टेटमेंट ये लिखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, पहले क्या होगा, पहले आपकी जो वैल्यू x है, ठीक है, वो आपकी यूज हो जाएगी असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है, तो y 8 इसलिए बना, और सेकंड केस में फिर आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन पूरा तभी होगा पोस्ट फिक्स का। तो x विल बिकम 9 एंड y विल बिकम 8। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये है a की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, b क्या कह रहा है, प्लस प्लस a। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीफिक्स ऑपरेटर। तो पहले आपके पास क्या जाएगी, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी फिर यूज होगी। तो पहले यहाँ पे 10 की जगह कितनी हो जाएगी, 11। फिर 11 होने के बाद फिर ये असाइन होगी b में, तो b को कितनी मिल जाएगी, 11। ठीक है,
और ए के पास भी कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। यानी कि यूज करने से पहले आपको इंक्रीज करनी है, तो ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू भी 11, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 5, बी 5 है, इंट एक्स वाई है, एक्स को बोल रखा है ए प्लस प्लस, ठीक है। तो ए प्लस प्लस यानी कि इसका मतलब क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट कब होगा, बाद में होगा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो एक्स यहाँ पे ए की वैल्यू है कितनी 5, ठीक है। 5 किसको चली जाएगी, एक्स को, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब आएंगे तो कह रहा है वाई इज प्लस प्लस बी, तो ये क्या है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। बी कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर ये असाइन होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। फिर आप प्रिंट पे जा रहे हो, एक्स ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 6, और वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 6, ठीक है। आपको बस यही ध्यान में रखना है कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आपने पहले क्या लेना है, आपने पहले वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, उसको असाइन करनी है, फिर इंक्रीज करनी है। यदि प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीज करना है और फिर उसको असाइन करना है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिए सिंपल सा है, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इंट m बराबर 3, प्रिंट f बनाना है m माइनस माइनस। तो ये क्या है, पहले आपको क्या करना है, ठीक है, पोस्ट फिक्स है, पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइन हो जाएगी, वेरिएबल कितना आ जाएगा 3, तो आउटपुट कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 3, ठीक है। बाद में देखो, इसके बाद यदि एक और लाइन, मतलब सपोज करो, वैसे तो गलत है, यदि मैं इसके बाद एक और लाइन लिखता %d_m, तो बाद में ये वैल्यू, पहले प्रिंट तो 3 होगी, लेकिन बाद में वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा 2, यदि एक और लाइन लिखी होती तो, ठीक है। अदरवाइज यहीं तक की बात करें तो इसका आउटपुट रहेगा 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। Pause to decrement, use the current value of m in the print function first, then decrement m to 2, ठीक है। So first it will print 3, then after if value is taken as, then it will be taken as 2, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि a की वैल्यू 7 है, b इज a माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे क्या है कि पहले आपने वैल्यू को यूज करना है और फिर उसको डिक्रीज करना है। तो इस a माइनस माइनस का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू ले लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। अब उसके बाद +2 यानी कि कितना आ जाएगा 9, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो b तो मेरा 9 आ जाएगा, लेकिन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आप प्रिंट करेंगे, वैल्यू यूज होगी तो 7, फिर डिक्रीज होगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। यह याद रखिएगा, बाद में तो डिक्रीज होगी होगी, यूज भले 7 हो रही है लेकिन बाद में डिक्रीज होनी होनी है, तो आंसर आएगा आपका 6 और 9, ठीक है। ठीक, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कह रहा है कि इसका क्या आउटपुट होगा। देखो अब ये जो केस है, आपको क्या कहा है इसको ध्यान से समझिएगा। काउंट 1 का है और प्रिंट करा रहा है परसेंटेज काउंट प्लस 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 काउंट, ठीक है, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें जो है, अभी यदि मॉडर्न सी की बात करें तो इसका जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो होगा अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक है। अनडिफाइंड बिहेवियर क्यों होगा, अनडिफाइंड बिहेवियर इस वजह से होगा क्योंकि प्रिंट एफ के केस में कंपाइलर कहता है कि प्रिंट एफ के केस में यदि आप एक ही वेरिएबल के साथ बार बार मल्टीपल ऑपरेशंस कराते हैं, मल्टीपल बार वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो आप अनडिफाइंड बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि यदि आप इसे टर्बो सी में इवेलुएट करेंगे तो ट्राई रन करेंगे तो बात अलग है, आंसर आपको मिल जाएगा और अलग अलग कंपाइलर में भी अलग अलग आंसर्स दें, ठीक है। इन एक्चुअल मॉडर्न सी के हिसाब से दिस इज योर अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, तो इस हिसाब से हम इसको लेके चलें, तो इस हिसाब से इसका आउटपुट क्या होगा। तो यदि आपको कहीं एप्टीट्यूड या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो वहाँ पे यदि ऑप्शन है अनडिफाइंड बिहेवियर, तो अनडिफाइंड बिहेवियर इट इज
यू आर रेडी टू मार्क द आंसर, ठीक है, क्योंकि printf में मल्टीपल वैल्यूज ऐसे एक ही वेरिएबल का नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं, यदि यही इसको हम थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दें कि अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग कंपाइलर अलग अलग आउटपुट दे, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस, पहले वैल्यू को क्या करना है, यूज करना है, तो 1 आ जाएगी, यहाँ तक तो 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर जैसे आप अगले पद पे जाओगे तो अगले पद पे जो है ये प्लस प्लस काउंट है, तो ये जो अगले पद पे जो वैल्यू जाएगी यहाँ पे पहले यूज होगी 1, यहाँ पे फिर ये इंक्रीज हो जाएगी 2, और अगले पद पे कितनी जाएगी, 2 जाएगी, ठीक है। और 2 भी क्या हो रही है, प्लस प्लस हो रही है, यानी कि पहले इंक्रीज होगी, तो 2 भी बन के कितनी हो जाएगी, 3। तो 1 + 3 कितना आएगा आउटपुट, 4, ठीक है। वैसे इसका आउटपुट कितना आएगा, 4, ठीक है। इन एक्चुअल मॉडर्न यदि कंपाइलर की बात करें तो इसका आउटपुट रहेगा अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे, जैसे ऑप्शन में यदि अनडिफाइंड बिहेवियर था तो अनडिफाइंड बिहेवियर ही मार्क करेंगे, क्योंकि मॉडिफाइंग अ वैल्यू मल्टीपल टाइम्स विद इन अ सिंगल सीक्वेंस पॉइंट like within a printf argument list without intervening sequence point leads to the undefined behavior in C. So result is very unpredictable, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपने देखा printf, ये देखिए int की वैल्यू कितनी थी, 10, b को क्या क्या a प्लस 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 है, देखो वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक साथ ही एक ही वेरिएबल को बार बार करा जा रहा है। तो वैसे यदि ऑप्शन में अनडिफाइंड है तो वो अलग चीज है, बट इसको हम इवैल्यूएट करें तो क्या होगा, आपने लिखा b की वैल्यू कितनी है, a प्लस 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 a, ठीक है। तो वैल्यू पहले क्या जाएगी, यहाँ पे पहले वैल्यू यूज होगी, इंक्रीज बाद में होगी, तो यूज कितनी होगी, 10। अब इंक्रीज होके वो बाद में अगले स्टेट में जाने से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। क्लियर हो, प्लस प्लस चलेगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी आपको मिलेगी 11, ठीक है। और 11 ही पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो प्रीफिक्स है, तो पहली बढ़ के कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे तो 10 थी, यहाँ कितनी होगी, 12, टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, 22। ध्यान देखिएगा 11 यूज मत करना, 11 तो आगे वैसे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू 11 जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए क्या आएगी आउटपुट, 22, ठीक है। एक ही वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 10 यूज होगी, लेकिन अगले तब तक पहुंचने से वो वैल्यू बढ़ के जो है 11 हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन के एवोल्यूशन के दौरान वो 10 यूज होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये सारी चीजें थी, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़िए। कैसे, ये तो मैं तो बोलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यदि कहीं ऐसा लिखा है, मान लीजिए मैंने दिया इंट x बराबर 4, ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पे भी, तो मैं इसको और क्लियरिटी आपको कर देता हूँ। यदि लिखा है printf, ठीक है, %d, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो आप पहले x, फिर करा रहे हो x प्लस प्लस, और फिर करा रहे हो प्लस प्लस x, ठीक है। तो यदि इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस चीज़ को याद में रखिएगा। सबसे पहले तो एक रूल ये समझेगा कि printf में यदि आपको इन आर्गुमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, तो ये राइट टू लेफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कि जो भी आर्गुमेंट्स हैं आपके इवैल्यूएट होंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। क्लियर है बात। अब राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होंगे तो पहले ये वाला इवैल्यूएट होगा प्लस प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये पहले कह रहा है कि आप वैल्यू को पहले इंक्रीज करो, तो x की वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन ये जो है प्री इंक्रीमेंट जो है बहुत चतुर होता है, ये क्या कहता है कि पहले आप जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को अभी लॉक मत करो, इसको अभी होल्ड करके रखो, जो फाइनल आउटपुट प्रिंटफ में निकल के आएगा वो यहाँ पे लॉक करेंगे। तो अभी ये लॉक नहीं है, अभी ये 5 है। फिर हम इधर आएंगे अगले वाले एक्सप्रेशन पे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो इसको कितनी मिलेगी, जब लास्ट वाले पे आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होगा ये कितना होगा, 5 यूज होगा, इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। लेकिन सॉरी, एक करेक्शन है यहाँ पे, जब ये वैल्यू यहाँ है तो पहले वैल्यू यूज होगी ना, यहाँ पोस्ट फिक्स है ना, तो पहले यहाँ पे वैल्यू यूज होगी तो कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी,
ठीक है। फिर ये इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर ये 6 होगा, उल्टा बोल देता मैंने यहाँ पे। पहले देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, यहाँ से इवोल्यूशन होना शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट आपका इवोल्यूशन होता है, तो पहले इवोल्यूशन यहाँ से होना शुरू होगा, यहाँ पे वैल्यू पहले आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 5 बन जाएगी। लेकिन अभी ये फाइनल कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन इवोल्यूट नहीं करता तब तक प्री इंक्रीमेंट जो है आपकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये इसको अलग ही रेफरेंस में रखेगा, ठीक है। तो 5 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जाएगी, यहाँ पे आपकी 5 जाएगी, यूज क्या होगी, 5 होगी क्योंकि पॉजिटिव से, तो उसके बाद ये बन के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। फिर 6 यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगी। अब x की जो लास्ट वैल्यू मिली वो आपको कितनी मिली, 6। तो फाइनली जब इस एक्सप्रेशन पे जाएंगे तो इस एक्सप्रेशन की लास्ट वैल्यू जो होगी वो ये प्रिंट करेगा, जो कि 6 है, तो आउटपुट आपका आएगा 656, ठीक है। क्लियर है बात, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, हालांकि एक साथ जो है एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज करना ये अनडिफाइंड बिहेवियर की बात है, दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस इन द कोडिंग, बट स्टिल क्योंकि अभी हम सिर्फ यह सीख रहे थे कि कैसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी थी कि बहुत सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं, उसमें कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं। एक है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल जैसे आप टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो बहुत सारे आपको इफ एल्स लिखने पड़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक सिंपल लाइन में, मल्टीपल लाइंस को अवॉइड करने के लिए सिंपल लाइन में कॉन्साइज वे में यदि आप किसी इफ एल्स को लिखना चाहें तो आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स है क्या, सिंटेक्स समझे। इसका सिंटेक्स ये है कि पहले आपने कंडीशन लिखनी है कि क्या कंडीशन होगी, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये वाली कंडीशन यदि ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कंडीशन फॉल्स है तो सेमीकोलन लगा के जो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो ये वाला यूज होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल पीछे भी था हालांकि, यहाँ पे समझिए। यदि मैंने कहा इंट एज बराबर 20, ठीक है, बिना फैल्स के यदि लिखना है, तो मैंने कहा यदि एज 18 के बड़ी है या बराबर है तो प्रिंट कर दो एलिजिबल टू वोट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर दूसरी बार सेमीकोलन, यदि 18 से कम होगी यानी कि ये वाली, तो वो प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल, तो ये वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी कि यदि कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी थी कि ग्रेड यदि 60 से ज्यादा या बड़ा है तो पास प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या प्रिंट कर दो, फेल प्रिंट कर दो, ठीक है। एक और एग्जांपल नीचे यहाँ पे दे रखा है, नंबर 4 है, ठीक है। यदि नंबर परसेंट 2 बराबर बराबर 0 है, यानी कि इसमें रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो इवन प्रिंट कर दो, ठीक है, और नहीं तो ऑड प्रिंट कर दो, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर सी में इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स, ठीक है। इट जस्ट प्रोवाइड अ कॉन्साइज वे टू राइट सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या करा, p की वैल्यू दे दी आपको 10, q दे दिया 5, और आपको कंडीशन दी रिजल्ट में कि यदि p q से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज ये प्रिंट कर दो। तो आप चेक करो 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो प्रिंट क्या करना है, p प्लस q यानी कि 15, ठीक है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और भी स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें आप यूनरी ऑपरेटर्स में कंसीडर करते हैं, जैसे एक साइज ऑफ ऑपरेटर है। ये क्या करता है, आपकी कोई भी वेरिएबल है और डेटा टाइप, वेरिएबल को जो डेटा टाइप है उसको आपको साइज बताता है, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो वेरिएबल आप स्टोर कराते हैं उस वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है कि कौन सी मेमोरी में वो एड्रेस स्टोर है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज होता है। जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी दोनों चीजें, दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर इन पे काम करेगा। डीप रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, ठीक है, जो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू जो स्टोर है उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे। इनका यूज जब हम आगे चल के पॉइंटर्स में बात करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, एक्सप्रेशंस को लेफ्ट टू राइट वो करेगा, ठीक है, और जो राइट मोस्ट में वैल्यू रहेगी वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे a की वैल्यू 5 कर दी, b की वैल्यू 10 कर दी, राइट मोस्ट में क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि 5 और 10 के जोड़ के रिटर्न क्या कर देगा, 15 कर देगा, ठीक है। डॉट ऑपरेटर,
जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के मेंबर्स को एक साथ हम लिख लेते हैं और उनकी वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए, उन मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखिए। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर मैंने पूरा लिंक आपको दिया है, पूरा आप पढ़ सकते हो। उसमें क्या है कि ये किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप एक से दूसरे डेटा टाइप में आपने बदलना है तो आप यूज करते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने, इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है टाइप, ठीक है, जिसमें आपने चेंज करना है, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल, ठीक है। जैसे ये इंट में दिया इन्होंने 10, इसको आपने यहाँ पे चेंज कर दिया फ्लोट ए, ठीक है, एक्सप्लिसिटली आपने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस पूरा हमने पढ़ा है, आप देख सकते हैं बीच में प्ले लिस्ट में जाके पूरा है इसके बारे में। अब अभी तक हमने ये समझा कि ऑपरेटर्स क्या हैं। अब जो सेकंड चीज है वो है, यदि कोई ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए यदि कोई एक्सप्रेशन लिखा है 5 × 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन कोई है, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जैसे एक तो आउटपुट ये हो सकता है 5 × 3 15/3, यानी कि कितना आ जाएगा 4। एक आउटपुट ये हो सकता है कि मैं पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1, यानी कि 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन छोटा है तो इस वजह से नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। यदि आपके पास यदि आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स सेम प्रायोरिटी के हैं, जैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम होती है, प्लस माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है, तो आप किसको हल करोगे, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन ऐसा है मान लीजिए, ठीक, तो आप किसको हल करोगे, पहले ब्रैकेट वाले को हल करोगे, कैसे किसको हल करोगे, तो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने ऑपरेटर्स को इवेलुएट करना है तो वो होती है आपकी प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी। जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी एडिशन से ज्यादा होती है, ठीक है। और एसोसिएटिविटी कब होती है, एसोसिएटिविटी तब लगती है जब हमारे सारे के सारे, जैसे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है। यदि सभी ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई अब कैसे एवेल्युएट करें, राइट साइड से एवेल्युएट करें या लेफ्ट साइड से एवेल्युएट करें। यानी कि जब प्रायोरिटी आपकी सेम हो जाए तब उस केस में एसोसिएटिविटी रूल लगाते हैं, जिसमें आप कुछ ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट करते हैं, आमतौर पे लेफ्ट टू राइट करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं, एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं जिन्हें आप राइट टू लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी यदि कोई एक्सप्रेशन है, बेसिकली हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन है तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसको इवेल्युएट करना है जिसकी प्रायोरिटी, जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। जैसे आप बोर्ड मास पढ़े थे ना मैथ्स में, सेम चीज हुई, ठीक है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और यदि मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जिनकी सेम प्रेसिडेंस है, सेम प्रायोरिटी है, तो उस केस में आप एसोसिएटिविटी वाला रूल लगाएंगे, जिसमें आप या तो लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट करेंगे या राइट टू लेफ्ट एवेल्युएट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑपरेटर पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब है प्रायोरिटी, ठीक। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट्स, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट होगा, ठीक है। वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसे आप लेफ्ट टू, बाई से दाई ओर एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, पीछे की ओर से, यानी कि इधर से नहीं एवेल्युएट करेंगे। दूसरी है, ये जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो अभी हमने पढ़े, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यदि ये सेम इनकी वो है प्रायोरिटी, तो ये कैसे इवेल्युएट होंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, सेम प्रायोरिटी होती है। तो सेम प्रायोरिटी होती है, यदि ये कोई भी एक्सप्रेशन में सेम लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट टू राइट होंगे। ये इसी सीक्वेंस में है, ये देखिए सीक्वेंस भी ये है, लेवल भी ये दे रखा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, दूसरे नंबर पे किसकी है, तीसरे नंबर पे किसकी है, चौथे नंबर पे किसकी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। पांचवें नंबर पे बिट वाइज, तो हमने पढ़े थे अभी, उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। छठे नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर, जिन्हें आप कंपेयर करने में, तुलना करने में यूज करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी उनकी भी क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाई ओर से दाई ओर की तरफ इवेल्युएट होंगे। सातवां क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, और नॉट इक्वालिटी वाला।
इनकी क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आठवां बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट। 11वें नंबर पे है लॉजिकल एंड, ये भी क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है। ठीक है, 12वें पे लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट। ठीक है, 13वें पे कंडीशन ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट और कॉमा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वाले आपके 3 ऑपरेटर हुए जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। एक तो यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें आपने इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट वाले पढ़े, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, ये सारे पढ़े। दूसरा है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तीसरा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी जो रहेगी, उनकी जो एसोसिएटिव रहेगी वो राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट पार्ट जहाँ पे आपने डिस्कशन किया पूरा का पूरा, क्या ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं, सारे के सारे ऑपरेटर्स पे चर्चा करी। एंड दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।